नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में हमने कनिष्क के राज्याभिषेक तक की बात हमने पढ़ी थी और कुजुलकड़ विशस को देखा, विमकड़ विशस को देखा। सॉरी। आज हम उसे आगे का इतिहास पढ़ेंगे। आज हम कुषाण शासक कनिष्क के अभियानों पर चर्चा करेंगे और कनिष्क के जो कनिष्क ने जो सिक्के चलाए थे, मुद्रा जो चलाई थी, उसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, एक लंबे अरसे के बाद क्लासें मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। दरअसल तबीयत खराब थी, गला बैठ गया था, मलेरिया हो गया था, तो उसके चलते जो है मैं क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब कोशिश ये रखूँगा कि तबीयत ठीक रहे, सर्दी से बच के रहें और आपकी क्लासों में कोई भी खलल ना पैदा हो और एक नियमित रूप से आपको क्लासें मिलती रहें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की सॉरी, अभी देखो पूर्ण रूप से जो है गला ठीक नहीं हो पाया है। थोड़ी देर ज़्यादा लगातार बोल लेता हूँ तो फिर खांसी चलने लगती है, लेकिन क्लासें तो लेनी है अपन। बीच में खांस लेंगे, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, लेकिन पढ़ेंगे ज़रूर। ठीक है, वही पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ, कनिष्क के अभियान, है ना, ये हम पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, महत्वपूर्ण टॉपिक है कनिष्क कनिष्क के अभियान। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। 3-4 दिन हाथ जो है इन पेनों से दूर रहे तो लेख ही थोड़ा सा गड़बड़ा गया, लेकिन हम अच्छा लिखेंगे, टेंशन ना लें। ठीक है, तो कनिष्क के अभियान हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों। देखो, कनिष्क ने एक तो चीन पर अभियान किया था सॉरी, एक हमारे उत्तर पश्चिम जो भारत का क्षेत्र है वहाँ पे अभियान किए थे, और एक जो इनका अभियान आता है वो पूर्वी भारत का आता है। 3 अभियान इनके हम पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, और चीन के विरुद्ध जो अभियान किया उसका कारण एक तो मध्य एशिया में अपने राज्य की सीमा का निर्धारण करना था, और दूसरा कारण था चीन में जो राजवंश चल रहा था, हान राजवंश, तो हान राजवंश की राजकुमारी से विवाह करना कनिष्क चाहते थे। मगर 90 ईस्वी के आसपास सॉरी, इन्होंने जो अभियान किया चीन का, उसमें ये पराजित हुए। पान चाऊ चीन के सेनापति थे, उन्होंने कनिष्क को पराजित किया और इस प्रकार से यह जो अभियान था वो समाप्त हुआ। ठीक है, इसकी जानकारी भी हमको जो है कई जगह से मिलती है। जैसे एक होती नामक एक चीनी लेखक है, होती, उन्होंने ऐसा लिखा है कि कनिष्क पराजित हुए थे। उसके अलावा सॉरी, जो मध्य एशिया का एक क्षेत्र है खोतान, खोतान में जो है कुछ कनिष्क के नगर मिले हैं ना, कुषाणों के जो है हमको नगर प्राप्त हुए हैं और इसके अलावा सॉरी खोतान से हमको नगर, खोतान एक नगर है सॉरी, मध्य एशिया का, और खोतान से हमको जो है कुषाणों की पांडुलिपि प्राप्त हुई है, उसमें हमको ऐसा मिलता है। ठीक है, इसके अलावा जो काराडिप जो क्षेत्र है, काराडिप है और डलवर्जन डिप क्षेत्र है ना, काराटिप और डलवर्जन टिप नामक क्षेत्रों से और कुषाणों के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना। काराटिप और डलवर्जन टिप क्षेत्रों से कुषाणों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सब दर्शाते हैं कि कुषाणों ने यहाँ पर जो है अभियान किया था, और वो कुषाण शासक कनिष्क ही था अभियान करने वाला। ठीक है, तो ये सारी बातें हो जाती हैं हमारे कनिष्क के चीन अभियान के साथ में। ठीक है, इसके अलावा जो अभियान आता है पूर्वी भारत का अभियान, पूर्वी भारत के अभियान में हमको स्पष्ट रूप से जानकारी तो नहीं मिलती कि ये अभियान किया है, मतलब ऐसे लिखित रूप में नहीं मिलता सॉरी, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कनिष्क की बहुत सारी मुद्राएं, बहुत सारे सिक्के हमको पूर्वी भारत के क्षेत्रों से मिले हैं, जिसमें
सांची है, सारनाथ है, श्रावस्ती है ना, कौशाम्बी है, महास्थान है, ताम्रलिप्ति तो इधर का ताम्रलिप्ति है ना, और सॉरी, इसके अलावा उड़ीसा का मयूरभंज है, पुरी क्षेत्र है ना। यहाँ से हमको कनिष्क के सिक्के मिले हैं, जिसके आधार पर यह माना जाता है कि पूरा भारत, पूर्वी भारत जो है वो कनिष्क के शासन क्षेत्र में रहा होगा। ठीक है, अब शासन क्षेत्र में तभी रहा होगा तब इसने जीता होगा इनको, तो ये अनुमान हमारा मिलता है। ठीक है, सॉरी, इसके अलावा उत्तर पश्चिम क्षेत्र को भी इसने जो है जीता था, क्योंकि उत्तर पश्चिम से हमको बहुत सारे लेख ऐसे मिले हैं जहाँ से जो कनिष्क के बारे में या कुषाणों के बारे में जानकारी देते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रबातक का लेख है। उसके अलावा भी कई हैं, जैसे चिरस्तूप अभिलेख जो हमको तक्षशिला से मिला है ना, और भी कई हैं जो कुषाणों के बारे में जानकारी देते हैं। तो इस प्रकार से ये तीसरे अभियान अर्थात उत्तर पश्चिम अभियान की भी बात हमको मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने तीनों अभियानों के बारे में आपको बोल के बताया। विद्यार्थियों, बढ़िया तरीके से पढ़ना, अच्छे से तैयार रखना इनको। तो अब मैं एक एक अभियान की चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले चीनी अभियान की बात मैं करूँगा और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ चीनी अभियान। एक नंबर पे मैं हेडिंग डालता हूँ चीन के विरुद्ध अभियान। चीन के विरुद्ध अभियान। ठीक है, चीन के विरुद्ध अभियान की बात हम करने वाले हैं। ठीक है, हुआ कब था? 90 ईस्वी में। कब हुआ था? 90 ईस्वी में ये अभियान हुआ था। ठीक है, सॉरी, 90 ईस्वी में प्यारे साथियों यह अभियान हुआ। और इस अभियान का कारण क्या था? देखो, कारण की मैं बात करूं, कारण क्या थे, तो कारण में दो कारण हमको दिखाई देते हैं। पहला कारण तो ये कि मध्य एशिया में कुषाण साम्राज्य की सीमा निर्धारित करना। ठीक है, मध्य एशिया में कुषाण राज्य की सीमा निर्धारित करना। और दूसरा जो कारण था वो था हान वंश, चीन का था ये ना, चीन का, हान वंश की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। ठीक है, कौन? कनिष्क जो है हान वंश की राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे। इस वजह से भी यह अभियान किया। मगर हुआ क्या? परिणाम क्या हुआ? परिणाम की मैं बात करूं तो परिणाम में ये पराजित हो गए। कौन? शुअम कनिष्क ही पराजित हो गए, है ना। सॉरी, चीनी सेनापति, ये नाम ध्यान रखना, पांचाऊ पूछा जा सकता है, पांचाऊ। ठीक है, चीनी सेनापति पांचाऊ ने 90 ईस्वी में कनिष्क को पराजित किया। ठीक है, चीनी सेनापति पांचाऊ ने 90 ईस्वी में कनिष्क को पराजित किया। यह बात हमको मिल जाती है। ठीक है, परिणाम के रूप में। अब जानकारी कहाँ से मिलती है, जानकारी के स्रोत क्या है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जानकारी, है ना, जानकारी कहाँ से मिलती है इसकी, तो साथियों जानकारी के बारे में एक तो चीनी लेखक है, चीनी लेखक होती ऐसा लिखते हैं
ठीक है, चीनी लेखक जो हैं होती, वो ऐसा लिखते हैं। एक बात तो ये, दूसरी बात जो खोतान एक शहर है मध्य एशिया का ना, खोतान, खोतान से कुषाण पांडुलिपि मिली है ऐसी, है ना। खोतान से कुषाणों की कुषाणों खोतान से कुषाणों की पांडुलिपियों का मिलना, पांडुलिपियों का मिलना, है ना। खोतान से कुषाणों की पांडुलिपियां ऐसी मिली हैं। और नंबर 3 में मैं यहाँ पे बताऊं सॉरी, तो कारा टिप और डल वर्जन टिप नामक जो क्षेत्र हैं, वहां से कुषाणों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कारा टिप व डल वर्जन टिप, है ना। कारा टिप व डल वर्जन टिप से कुषाणों के साक्ष्य मिले हैं। कुषाणों के साक्ष्य मिले हैं। कारा टिप व डल वर्जन टिप से कुषाणों के साक्ष्य मिले हैं। यह बात हमको ध्यान रखनी है। ये था चीन के विरुद्ध अभियान, वो हमारा यहाँ पर पूरा होता है प्यारे साथियों। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, सारा कंसेप्ट था, वो प्यारे साथियों मैंने आपके साथ साझा कर दिया है। आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ें, देखें। ठीक है, और अब मैं जो दूसरा अभियान है, पूर्वी भारत अभियान, उसकी बात कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा जो अभियान है, दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, पूर्वी भारत अभियान, है ना। पूर्वी भारत अभियान। ठीक है, पूर्वी भारत अभियान की हम जो है बात करेंगे। पूर्वी भारत अभियान, देखिए प्यारे साथियों, इसकी जानकारी हमको प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती, केवल सिक्के मिले हैं, उसके आधार पर हम ऐसा कहते हैं कि हमको सॉरी, कनिष्क जो है उसका यहाँ पर सॉरी, सिक्के भी मिले हैं साथियों। इसके अलावा अभिलेख भी मिला है। मथुरा का लेख ऐसा कहता है, बिल्कुल मथुरा का लेख जो है वो हमको कहता है कि पूर्वी भारत अभियान इसने किया था, कनिष्क ने किया था ना, मथुरा का लेख कहता है। और इसके अलावा कौशाम्बी का लेख से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये भी बात ध्यान रखना। ठीक है, लेख वाली भी बात ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इसकी जो जानकारी के स्रोत हैं, मैं स्रोत की बात करूं, स्रोत, तो स्रोत में एक तो हो जाएंगे अभिलेख। ठीक है, अभिलेख, अभिलेख में कौन कौन से अभिलेख हैं, मैं 2 अभिलेखों की चर्चा करूंगा यहाँ पे। एक तो है कौशाम्बी का अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, है ना, ये नाम ध्यान रखना विद्यार्थियों, कौशाम्बी अभिलेख। और दूसरा है सॉरी मथुरा अभिलेख, मथुरा लेख। ठीक है, मथुरा लेख, इन दोनों को ध्यान में रखना है आपको, कौशाम्बी अभिलेख और मथुरा लेख। ठीक है, और सिक्के भी मिले हैं, सिक्के, सिक्के। अब सिक्के कहाँ कहाँ से मिले हैं, इन सिक्कों की मैं चर्चा करूं विद्यार्थियों, तो सिक्के हमको मिले हैं, जैसा कि मैंने अभी नाम बताया था, मैं फिर बदले यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट ही। एक तो है श्रावस्ती, है ना, श्रावस्ती, सारनाथ, सारनाथ, सांची। ठीक है, श्रावस्ती, सारनाथ, सांची और सॉरी कौशाम्बी, कौशाम्बी, है ना। इसके अलावा महास्थान, है ना, महास्थान। इसके अलावा जो है महास्थान के अलावा क्या नाम से आपके सारनाथ, श्रावस्ती, सारनाथ, सांची, कौशाम्बी, महास्थान और ताम्रलिप्ति, है ना, ताम्रलिप्ति। ठीक है, ताम्रलिप्ति। इसके अलावा जो है पाटलिपुत्रा का भी नाम यहाँ पे आ जाएगा, पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र है, और क्या नाम से, पाटलिपुत्र है, पुरी क्षेत्र है, पुरी क्षेत्र है, मयूरभंज है। ठीक है, मयूरभंज आदि से
कुषाणों के सिक्के मिले हैं ना, या मैं कहूँ कनिष्क के सिक्के मिले हैं, कनिष्क के सिक्के मिले हैं, कनिष्क के जो हैं सिक्के मिले हैं सॉरी। तो इस आधार पे हम कहाँ कहते हैं कि कनिष्क का पूर्वी भारत पर सॉरी कनिष्क ने पूर्वी भारत पर अभियान किया होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बलिया उत्तर प्रदेश का एक स्थान है बलिया, और बलिया में भी एक जगह है खैरडी। खैरडी से हमको कुषाणों का एक नगर प्राप्त हुआ है। ठीक है, क्या मिला है, एक नगर खैरडी से प्राप्त हुआ है, वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो मैं सॉरी यहाँ पे लिखना चाहूंगा, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे है ना, क्या बात है दूसरी, ये पहली बात थी स्रोत के रूप में हमने देखा कहाँ कहाँ से मिला है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ खैरडी, है ना, खैरडी, ये बलिया यूपी वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहां से क्या मिला है, एक कुषाण नगर मिला है ना, कुषाण नगर मिला, कुषाण नगर मिला, इस आधार पे माना जाता है कि कुषाणों का शासन यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, इसके अलावा एक बौद्ध ग्रंथ है, उसकी बात मैं अगली स्लाइड पे करता हूँ। बौद्ध ग्रंथ है श्री धर्मपिटक निदान। श्री धर्मपिटक निदान से हमको यह जानकारी मिलती है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और सॉरी पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया, और पाटलिपुत्र से वहाँ पे नागार्जुन थे, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन, उनसे बुद्ध का भिक्षा पात्र प्राप्त किया, तथा एक जादुई मुर्गा भी कनिष्क ने प्राप्त किया था, यह बात भी हमको मिलती है। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। मैं इस बात को अगली स्लाइड पे लिखता हूँ, आप इसको अच्छी तरीके से उतारें प्यारे साथियों, है ना, आप इसको बढ़िया तरीके से उतार लें और फिर हम जो है अगली स्लाइड पे चर्चा करते हैं। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ और आप इसको उतारें। ठीक है, और आगे की चर्चा हम बढ़िया तरीके से करेंगे, बढ़िया तरीके से ही पढ़ते आए हैं तो अच्छे तरीके से ही पढ़ेंगे। आप बस इसको जो है अच्छे से विद्यार्थी तैयार करना और बढ़िया से इसको लिखना और फिर बार बार पढ़ना, तो आपके सारे सवाल यहीं से हल हो जाएंगे, है ना, आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम एक एक चीज़ को बढ़िया से पढ़ लेते हैं। सॉरी, तीसरा पॉइंट इसी में पढ़ रहे हैं, पूर्वी भारत में, है ना, पूर्वी भारत में तीसरा पॉइंट ये है, एक ग्रंथ है श्री धर्म पिटक निदान, श्री धर्म पिटक निदान। ठीक है, श्री धर्म पिटक निदान नाम से एक ग्रंथ है, उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, श्री धर्म पिटक निदान। श्री धर्म पिटक निदान में लिखा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और नागार्जुन से बुद्ध का भिक्षा पात्र नागार्जुन से क्या, अश्वघोष से बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा एक जादुई मुर्गा कनिष्क लेकर आए। ठीक है, तो यह बात हमको मिलती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे कि इसमें लिखा है कि इसमें लिखा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तथा बुद्ध का भिक्षा पात्र तथा अश्वघोष से, है ना, तथा अश्वघोष से बुद्ध का भिक्षा पात्र व जादुई मुर्गा लेकर आया। ठीक है, यह बात हमको मिलती है कि
इसमें लिखा है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया तथा अश्वघोष से बुद्ध का भिक्षा पात्र व जादुई मुर्गा जो है वो लेकर आया था। ठीक है, तो ये सारी बात हमको मिलती है कनिष्क के पूर्वी भारत के जो अभियान था उसमें उसके संदर्भ में मिलती है। कहाँ मिलती है? श्री धर्म पिटक निदान एक बौद्ध ग्रंथ है, उसमें मिलती है। यह बात में आपको ध्यान में रखनी है। कैसा ग्रंथ है ये? बौद्ध ग्रंथ है ना। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ में हमको यह जानकारी मिल जाती है। अब हम बात करेंगे अशोक के उत्तर पश्चिम अभियान की। ठीक है, सॉरी, कनिष्क के उत्तर पश्चिम अभियान की। तीसरा अभियान, 1 2 3, मैं यहाँ पे तीसरे अभियान की बात कर लेता हूं। उत्तर पश्चिम अभियान। ठीक है, उत्तर पश्चिम अभियान की चर्चा हम कर लेते हैं। इसके बारे में देखो, जो है अभिलेख हमको बहुत सारे मिले हैं, जिसमें हम यहाँ से कई सारी बात हमको मिल जाती है। जैसे तक्षशिला से एक चिर स्तूप अभिलेख मिला है ना, जो कि इसके शासनकाल के पहले वर्ष का है, और उसमें जानकारी मिलती है कि कनिष्क जो है उसने देवपुत्र की उपाधि धारण कर रखी है। एक बात तो हमको यह मिल जाती है। इसके अलावा जो एक और स्थान है सुर्खकोटला, वहाँ से भी एक अभिलेख मिला है सुर्खकोटला से, उससे भी हमको जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो सुई विहार अभिलेख है और एक जैदा का लेख है, सुई विहार व जैदा के अभिलेख है ना। सुई विहार व जैदा के अभिलेख जो है सॉरी, कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष के हैं। इसके अलावा माणिक्यलाल लेख है, पाकिस्तान से मिला है। माणिक्यलाल लेख है वो कनिष्क के शासनकाल के 18वें वर्ष का लेख है। ठीक है, इसके अलावा रबातक लेख सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, रबातक लेख के बारे में थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे तो इन सारे लेखों से जानकारी मिलती है इस अभियान की। तो देखो कौन कौन से अभिलेख हैं। पहले की मैं बात करूं तो चिर स्तूप अभिलेख है ना, चिर स्तूप अभिलेख है ना। ये कहाँ से मिला है? ये मिला है तक्षशिला से। कहाँ से मिला है? तक्षशिला से मिला है। ठीक है, चिर स्तूप अभिलेख तक्षशिला से मिला है। और एक तो ये कनिष्क के शासनकाल के प्रथम वर्ष का है ना। कनिष्क के शासनकाल के प्रथम वर्ष का है। प्रथम वर्ष का है, एक बात तो ये। दूसरी बात इसमें क्या मिलती है हमको? दूसरी बात यह मिलती है कि इसमें कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण कर रखी है ना। देवपुत्र की उपाधि धारण की है। ठीक है, देवपुत्र की उपाधि धारण की है। यह बात भी हमको कहाँ मिलती है? सॉरी, चिर स्तूप अभिलेख से। और कहाँ से मिला है यह अभिलेख? तक्षशिला से मिला है, तक्षशिला। ठीक है, आपको पता है भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा जो है सुर्खकोटला का अभिलेख है नंबर 2 पे। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सुर्खकोटला लेख है ना। नंबर 3 पे सुई विहार व जैदा लेख, सुई विहार व जैदा लेख। नंबर 4 पे हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे? नंबर 4 पे आ जाएगा हमारा माणिक्यलाल लेख है ना। माणिक्यलाल लेख। ठीक है, अब माणिक्यलाल लेख। और देखो ये जो लेख था, यह लेख था कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष का है ना। कनिष्क के शासनकाल के 11वें वर्ष का। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल के
11वें वर्ष का। ये है कनिष्क के शासनकाल के 18वें वर्ष का। ठीक है, ये कनिष्क के शासनकाल के 18वें वर्ष का था माणिक्यलाल लेख। ठीक है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण लेख है रवातक लेख। ठीक है, रवातक लेख ये पाक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? PAK पाक में पड़ता है ना। अंतिम जो है हम लिखेंगे यहाँ पर रवातक लेख, बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। ये हमको अफगानिस्तान से मिला है। ठीक है, मैं AFN लिख रहा हूँ, AFN मतलब अफगानिस्तान, आप समझ जाना। अफगानिस्तान से मिला है रवातक लेख। दरअसल प्यारे साथियों, यह जो मिला है ना, इसकी मैं जानकारी दे देता हूँ। वगलाना प्रांत है अफगानिस्तान का, उसमें एक काफिर किला पहाड़ी है और उस काफिर किला पहाड़ी के ऊपर एक गांव बसा हुआ है। उस गांव का नाम है रवातक और वहां से हमको एक लेख मिला है, इसलिए इस लेख को रवातक लेख कहा जाता है। ठीक है, और यह जो रवातक लेख था ये यूनानी लिपि वाहलिक भाषा में मिला है, जिसमें टोटल 23 पंक्तियां हैं। 1993 में मिला था और एक क्या दो विद्वान थे, निकोलस विलियम व जोक्रीव, इन्होंने इसको संपादन और अनुवाद का काम किया था। इसकी जानकारी क्या मिलती है वो मैं बताऊंगा अगली स्लाइड में, तब तक मैं इसको लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए मैं लिखता हूं। देखो मिला कहाँ से है, तो स्थान जो है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, अफगानिस्तान के वगलाना प्रांत के काफिर किला पहाड़ी पर बसे गांव रवातक से मिला है। रवातक पर बसे गांव रवातक से मिला। ठीक है, पर बसे गांव रवातक से मिला है, यह चीज हमको मिलती है। अफगानिस्तान के वगलाना प्रांत के काफिर किला पहाड़ी पर बसे गांव रवातक से मिला है। ठीक है, एक चीज। दूसरी, कब मिला था? 1993 में मिला था। ठीक है, भाषा की बात करूं, भाषा है इसकी भाषा क्या है? वाहलिक भाषा है। लिपि की बात करूं, लिपि तो यूनानी लिपि है और पंक्तियां जो हैं उनकी संख्या है 23। कितनी पंक्तियां हैं? 23 पंक्तियां हैं। और इसके संपादक और अनुवादक की बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख देना चाहता हूं, संपादक व अनुवादक में दो नाम मिलते हैं। एक तो हमको मिलता है मतलब जोक्रीव का नाम मिलता है और दूसरा जो नाम मिलता है विद्यार्थियों वो मिलता है जोक्रीव और दूसरा विलियम निकोलसन मिलता है। ठीक है, विलियम निकोलसन या निकोलस। ठीक है, विलियम जो है निकोलस विलियम भी मिलता है, या विलियम निकोलस या निकोलस विलियम एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अनुवादक के रूप में यहाँ पे लिख देता हूँ, निकोलस विलियम वे जोक्रीव। ठीक है, ये नाम आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। तो रवातक अभिलेख के बारे में ये जानकारी हमको मिलती है। ठीक है, बढ़िया कंटेंट है विद्यार्थियों, अच्छे से इसको तैयार करना। और अब मैं यहाँ से रवातक अभिलेख से हमको जानकारी क्या मिलती है वो जानकारी आपके साथ साझा करूँगा अगली स्लाइड पे। तब तक आप इसको उतारें, मैं इसको
जो है मिटा देता हूं। ठीक है, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें। ठीक है, तो ये अभियान जो है कनिष्क के, उसका लास्ट पॉइंट है, वो हमने लगभग इसको पढ़ लिया है। और अब हम रवातक अभिलेख के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ये उत्तर पश्चिम अभियान की जानकारी के स्रोत के रूप में है ना। अब इसमें जो जानकारी मिलेगी ना, वो उत्तर पश्चिम क्षेत्रों के बारे में और इस प्रकार की जानकारी मिलेगी, जिससे हमको यह अनुमान लगेगा कि कनिष्क ने उत्तर पश्चिम भारत का अभियान भी किया था। ठीक है, तो रवातक अभिलेख हमको क्या जानकारी देता है, वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जानकारी, कौन सी जानकारी? जो रवातक अभिलेख देता है ना, रवातक अभिलेख की। ठीक है, रवातक अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, वो बात मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ। ठीक है, एक तो इस अभिलेख से हमको कुषाणों के जो राजत्व सिद्धांत था उसकी जानकारी मिलती है। राजत्व सिद्धांत क्या होता है कि एक शासन को किस प्रकार से संचालित किया जाए, वो जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो राजत्व सिद्धांत कहलाती है। वो जो कानून या किस कानून के तहत शासन चलाया जा रहा है, उस कानून को राजत्व सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो राजत्व सिद्धांत की जानकारी यहाँ से मिलती है। और इसमें लिखा है कि इस रवातक अभिलेख में कि नाना देवी से और कनिष्क को शासन प्राप्त हुआ था। इसमें क्या लिखा है, इसके लिए कई उपाधियां भी दी गई हैं कि देवपुत्र, सम्राटों के सम्राट, धर्म उद्धारक, महान धर्मपरायण सम्राट कनिष्क को राज्य नाना देवी से प्राप्त हुआ था। नाना देवी एक मध्य एशिया में पूजी जाने वाली देवी थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि राजत्व सिद्धांत की जानकारी यह अभिलेख जो है हमको देता है। इसके अलावा हमको जो जानकारी मिलती है वो कनिष्क की पीढ़ी की जानकारी, कनिष्क के वंश की जानकारी यहाँ पर मिलती है। और कनिष्क अपने एक अधिकारी सफर को एक आदेश देता है कि वो यहाँ पर एक देवकुल की स्थापना करवाए। और सफर ने देवकुल बनवाया भी, जिसमें कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस और स्वयं कनिष्क, इनकी मूर्तियां यहाँ पर जो है लगवाई थी। ठीक है, यह जानकारी मिलती है। इसके अलावा रवातक अभिलेख हमको यह जानकारी भी देता है कि एक नवीन संवत जारी करने की जानकारी देता है, जिसकी बात मैं पहले कनिष्क के राज्याभिषेक के समय में मैंने जो बताया था, वहां पर भी जानकारी मिलती है ना। उस बात को मैं पहले लिखा चुका हूँ पिछली क्लास में, तो यहाँ पे हम बहुत अधिक नहीं लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की जानकारी भी यहाँ पर मिलती है, जिसमें कौशाम्बी, कौंडिन्य, साकेत, पाटलिपुत्र, है ना, अवंती, इन क्षेत्रों पर, चंपा, इन क्षेत्रों पर कनिष्क का शासन होने की बात हमको यह अभिलेख देता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख बातें थी जिसकी बात मैंने आपके साथ साझा की। अब मैं एक एक बात को यहाँ पर लिख देता हूँ और फिर हम आगे की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो क्या क्या जानकारी मिलती है। पहली जानकारी तो हमको मिलती है, इसमें क्या मिलती है, पहली जानकारी वो मिलती है राजत्व सिद्धांत की, है ना। क्या मिलती है? राजत्व सिद्धांत की जानकारी, है ना। राजत्व सिद्धांत की जानकारी, क्या जानकारी मिलती है? इसमें लिखा है कि देवपुत्र सम्राटों के सम्राट महान धर्मपरायण महान उद्धारक, है ना। देवपुत्र सम्राटों के सम्राट, महान धर्मपरायण उद्धारक सम्राट कनिष्क को राज्य नाना देवी कौन है? मध्य
एशिया में पूजी जाने वाली देवी है ना, पूजी जाने वाली देवी नाना देवी से प्राप्त हुआ, से प्राप्त हुआ। ठीक है, यह बात मिलती है राजत्व सिद्धांत के बारे में कि देव, एक तो कनिष्क की उपाधियां मिलती है ना, देवपुत्र, सम्राटों के सम्राट, और जो है महान उद्धारक धर्मपरायण सम्राट कनिष्क को राज्य नाना देवी से प्राप्त हुआ। और नाना देवी कौन थी? मध्य एशिया में पूजी जाने वाली एक देवी थी। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या मिलता है इसमें, मैं यहाँ पे विद्यार्थियों पेन बदल लेता हूँ, थोड़ा ये फीका पड़ गया है। तो दूसरी बात जो मिलती है वो ये मिलती है कि कनिष्क की के राजवंश में पीढ़ी की बात मिलती है ना, कनिष्क के वंश या पीढ़ी का इतिहास मिलता है, का इतिहास मिलता है। एक ये बात हो गई। ठीक है, दूसरी चीज मैं बताऊं यहां से तो मिलती है इसमें, कनिष्क अपने अधिकारी, कनिष्क अपने अधिकारी सफर को, अधिकारी का क्या नाम है? शफर, है ना, शफर को आदेश देता है, शफर को आदेश देता है कि वह एक देवकुल बनवाए। ठीक है, क्या आदेश देता है? कि वह एक देवकुल बनवाए। अतः सफर ने एक देवकुल भी बनवाया। ये सफर नाम है ना, थोड़ा सा में, हाँ अब ठीक हो जाएगा। ठीक है, देवकुल बनवाए। ठीक है, तब सफर ने देवकुल बनवाया, तब सफर ने देवकुल बनवाया, जिसमें कुजुल कडफिसस, विम कडफिसस वे कनिष्क की मूर्ति स्थापित करवाई। कि मूर्ति, वह कनिष्क की मूर्ति स्थापित करवाई। ठीक है, वह कनिष्क की मूर्ति स्थापित करवाई। ठीक है, तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण है। अगली बात, एक नवीन संवत जारी करने की बात, जिसके बारे में मैंने बताया भी था कि जो वाकाटक शासक देवसेन था, उसने इस नवीन संवत का पहला अभिलेख साक्ष्य मिलता है ना, देवसेन के लेख में। ठीक है, तो जो हिस्से बोराला का जो अभिलेख था वो अभिलेख इसके द्वारा जारी किए गए संवत का पहला अभिलेख साक्ष्य माना जाता है, जिसका नाम क्या है? हिस्से बोराला अभिलेख। शासक कौन था? वाकाटक शासक देवसेन था। ठीक है, और कितना निकल के आया था? मैंने आपको बताया था कि वो शक संवत का 380 था। तो ईस्वी सन कितना आएगा? उसमें 78 ऐड कर देंगे तो करीब कितना आएगा? 458 आएगा। ये मैंने आपको निकाल के बताया था। तो एक नवीन संवत जारी किया था कनिष्क ने, है ना, उसकी बात भी हमको यहाँ पे मिल जाती है। सॉरी, नवीन संवत का उल्लेख मिलता है, नवीन संवत का उल्लेख मिलता है। ठीक है, एक यह बात मिलती है। दूसरी बात हमको और क्या क्या मिलती है यहाँ से? एक नवीन संवत की बात हो गई, और इसके साम्राज्य विस्तार की बात भी हमको मिल जाती है ना, साकेत और कौशाम्बी वगैरह से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की बात। कनिष्क के
साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है। ठीक है, जानकारी मिलती है। तो कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार था देखिए, एक तो था साकेत में, साकेत, दूसरा था कौशाम्बी, कौशाम्बी, तीसरा था कौंडिन्य, कौंडिन्य, ठीक है। इसके अलावा और चंपा, है ना, इसके अलावा अवंती, ठीक है, अवंती, और 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 तो क्या थे ये, लगभग लगभग ये थे सारे, है ना, अवंती। पाटलिपुत्र भी आप थोड़ा सा देख लें, पाटलिपुत्र, यहाँ पे साम्राज्य विस्तार की जानकारी मिलती है किससे, रबात तक अभिलेख से। ठीक है, तो आप बढ़िया तरीके से उतारें साथियों इसको। तो ये था प्यारे साथियों हमारे कनिष्क के जो अभियान थे, तीनों अभियान, उसकी चर्चा हमने बढ़िया तरीके से कर ली है। आप इसको अच्छे से उतारना और अच्छे से इसको तैयार करना, सारे सवाल यहीं से फंस जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा समय बच रहा है, मैं थोड़ी सी सॉरी और चर्चा कर लेता हूँ। कनिष्क ने जो सिक्के चलाए थे, मुद्रा जो चलाई थी, उसकी मैं बात कर लेता हूँ, फिर हम आज की क्लास को यहीं पूरी करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, कनिष्क ने सोने के, तांबे के और कांसे के सिक्के चलाए थे, जिसमें सोने के जो सिक्के थे वो सबसे शुद्ध सिक्के इसी के थे। यानी कि हमारे भारत के इतिहास में सबसे शुद्ध सोने के सिक्कों की बात आती है तो कनिष्क के थे और कुषाण वंश के थे। जबकि सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के की बात आए तो वो सोने के सिक्के थे गुप्तों के, अर्थात गुप्तों ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के चलाए। जबकि शुद्धता की दृष्टि से सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो कुषाणों ने चलाए, कुषाणों में कनिष्क ने चलाए थे। ठीक है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनके सिक्कों पर कुछ उपाधियां मिलती हैं, जैसे शहनशाह या शाहानुशाही, है ना, शाहो नानो भी इनको बोलते हैं। इसके अलावा जो है एक उपाधि मिलती है महाराजा धीराज। तो ये उपाधियां यह दर्शाती हैं कि इनका शासन जो था वो विकेंद्रीकृत था, है ना, अर्थात यहाँ पे सामंत व्यवस्था रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। और इस प्रकार के कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, क्योंकि कई जो प्रांत थे वो छोटे प्रदेशों में बटे हुए थे। जैसे कनिष्क का जो प्रांत था वो मथुरा, वाराणसी और उत्तर पश्चिम का क्षेत्र इसमें बटा हुआ था। और यहाँ पर जो सामंत होते थे उनको विविध नामों से जाना जाता था, जैसे मथुरा में खरपल्लान, वाराणसी में वनस्पर हुआ करते थे, है ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लल्ल हुआ करते थे। तो और यहाँ के जो सामंत होते थे वो क्षत्रप कहलाते थे, है ना, और इनके प्रशासन क्षेत्र को क्षत्रपी कहा जाता था, क्षत्रपी। ठीक है, तो ये क्षत्रपियाँ थी, जैसे मथुरा है, वाराणसी है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, ये क्या थी, क्षत्रपियाँ थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको मिलती हैं। इसके अलावा इसने जो सिक्के चलाए उनके सिक्कों के अग्रभाग पर तो कनिष्क स्वयं को और यज्ञ वेदिका में आहुति देते हुए दर्शाया गया है। जबकि सिक्के के दूसरे भाग में जो है रोम, यूनान और रोम, यूनान, ईरान और भारतीय देवताओं का जिक्र मिलता है, भारतीय देवताओं का अंकन मिलता है। ठीक है, जिसमें शिव का अंकन किया गया है चतुर्भुज रूप में, जिसमें हाथों में डमरू और ये दर्शाए गए हैं ना, डमरू दर्शाया गया है, त्रिशूल दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज मिलती है। इसके अलावा जो अन्य यूरोपीय जो कई पारसिक देवता, कई यूनानी देवताओं का जिक्र मिलता है, जिसमें मैं आपको बताऊं तो जैसे मियरो व माओ जैसे देवताओं का जिक्र यहाँ पर मिलता है ना, मियरो व माओ, है ना, और भी कई देवताओं का मिलता है। नाना देवी का जिक्र वहाँ पे मिलता है। ठीक है, नाना देवी का जिक्र मिलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो चलिए आप इसको बढ़िया तरीके से उतारिए, मैं इसके सिक्कों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी जो है दे देता हूँ, फिर आज की क्लास को हम यहाँ पे जो है पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं इसको मिटा रहा हूँ। कनिष्क के अभियान भी मैं मिटा देता हूँ, कनिष्क के सिक्कों की हम बात कर लेंगे।
और बढ़िया तरीके से काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। आपको पूरी कहानी है ये समझ में तो आ रहा होगा विद्यार्थियों, क्योंकि इतना जो कंटेंट है ना आपको YouTube पे तो कहीं नहीं मिलेगा, है ना। जो पैसे ले लेकर लोग पढ़ाते हैं ना, पैसे ले लेकर, वो भी इतना डिटेल में नहीं जाते जितना मैं जा रहा हूँ। आप यकीन मानना। ठीक है, तो चलिए मैं हेडिंग डालता हूँ कनिष्क की कनिष्क के सिक्के। ठीक है, कनिष्क के सिक्के। ठीक है, कनिष्क के सिक्के, ये मैंने हेडिंग डाल दी। अब इसमें हम चर्चा करेंगे कनिष्क ने जो सिक्के चलाए थे वो देखो किस किस धातु के चलाए, है ना। किस धातु के चलाए, किस धातु के, किस धातु के। तो कनिष्क के जो सिक्के थे वो सोने के, ठीक है, और ताम्र के, व कांस्य के। ठीक है, कांस्य, सॉरी, और थे कांस्य के। ठीक है, तो ये तीन धातुओं के सिक्के थे, सोने, ताम्र व कांस्य धातु के सिक्के कनिष्क ने चलाए थे। और प्यारे विद्यार्थियों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है कि इसने जो सिक्के चलाए थे सोने के, वो सबसे शुद्ध, सर्वाधिक जो शुद्ध मात्रा में थे वो इसी के सिक्के थे। वो बात मैं यहाँ पे अलग कलर के पेन से लिखना चाहूँगा। देखिए क्या मैं यहाँ पे लिखूंगा, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, है ना, सर्वाधिक शुद्धता वाले, सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्के। ठीक है, सर्वाधिक शुद्धता वाले सोने के सिक्के ये चलाए थे कनिष्क ने। जबकि आपको यह बात ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए थे। यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैं सॉरी यहीं पे लिख देता हूँ नोट डाल के, ब्रैकेट में नोट डाल के मैं लिख देता हूँ। ठीक है, सर्वाधिक सोने के जो सिक्के चलाए थे संख्या में वो किसने चलाए थे, नोट डाल के मैं लिख देता हूँ कि सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सोने के, सर्वाधिक सोने के सिक्के, सिक्के गुप्तों ने चलाए थे, है ना, गुप्तों ने चलाए। ठीक है, सर्वाधिक सोने के जो सिक्के चलाए वो किसने चलाए थे, गुप्तों ने चलाए थे। यह बात हमको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, सर्वाधिक शुद्धता, शुद्धता के मामले में कनिष्क, और सर्वाधिक संख्या आ जाए तो वो आ जाए गुप्तों के। ठीक है, गुप्तों ने चलाए थे। अब इसके सिक्कों पर कई उपाधियां भी मिलती हैं, है ना, जो है सॉरी कई उपाधियां भी मिलती हैं। इसमें एक उपाधि मिलती है शाओ नानो। शाओ नानो का मतलब होता है शहनशाह, और एक महाराजाधिराज, है ना, जैसी उपाधियां मिलती हैं। तो क्या उपाधियां क्या मिलती है, देखो सिक्कों पर उपाधि, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सिक्कों पर उपाधि क्या मिलती है ना। सिक्कों पर जो उपाधि मिलती है वो मिलती है, एक तो मिलती है शाओ नाओ, है ना, शाओ नानो, है ना, शाओ नानो। शाओ नानो का मतलब होता है शहनशाह, शहनशाह उपाधि मिलती है ना, शहनशाह। ठीक है, शहनशाह उपाधि मिलती है। और एक मिलती है यहां से हमको सॉरी महाराजाधिराज, है ना, क्या मिलती है, महाराजा, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, ये उपाधि मिलती है। दो उपाधि मिलती हैं, शाओ नानो यानी शहनशाह, और एक मिलती है महाराजाधिराज। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया उपाधि है। इस उपाधि, ये जो उपाधि है वो दर्शाती है कि इनका जो शासन था वो विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था यहाँ पर रही होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, तो इनसे क्या ये जो उपाधियां हैं
वो क्या दर्शाती हैं, क्या दर्शाती हैं? इन उपाधियों के अनुसार, इन ओहो इन उपाधियों इन उपाधियों के आधार पर, के आधार पर माना जाता है कि, माना जाता है कि इन उपाधियों के आधार पर माना जाता है कि कुषाणों का शासन, कुषाणों का शासन सॉरी, कुषाणों को मैं थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ। कुषाणों का शासन, कुषाणों का शासन विकेंद्रीकृत था। कुषाणों का शासन कैसा था? विकेंद्रीकृत था। मैं विकेंद्रीकृत को थोड़ा सा रेड कलर से लिखना चाहूंगा। कुषाणों का शासन विकेंद्रीकृत था। ठीक है, कुषाणों का शासन विकेंद्रीकृत था। यह बात हमको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। ठीक है, विकेंद्रीकृत शासन था, ऐसा हमको अनुमान लगता है, क्योंकि विकेंद्रीकृत का मतलब होता है पूरी की पूरी शक्ति केंद्र में न होना, है ना। केंद्र के द्वारा शक्तियों को जो है डिसेंट्रलाइजेशन जो किया जाता है ना, मतलब ऊपर से शक्ति अपने नीचे वाली स्टेज पे दे दी, फिर नीचे से भी फिर और जगह बांट दी, है ना। इसे ऐसे स्टेज बाय स्टेज बनाकर और सत्ता का जो है एक तरीके से वितरण किया जाता है, उसको बोलते हैं विकेंद्रीकृत, है ना, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, डेलीगेट जो करते हैं ना, वो डेलीगेट की हुई रहती हैं, पावर को डेलीगेट करना। ठीक है, तो ये होता है विकेंद्रीकरण, है ना। और इसको हम कुछ यूं कह सकते हैं कि जैसे यहाँ पे सामंती व्यवस्था का प्रचलन रहा होगा। यह जो विकेंद्रीकृत स्थिति है वो क्या दर्शाता है कि यहाँ पे जो है सामंती व्यवस्था का प्रचलन रहा होगा, है ना। इससे क्या अनुमान लगता है कि यहाँ पर सामंती व्यवस्था का प्रचलन रहा होगा। यहाँ पर सामंती व्यवस्था का प्रचलन रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर सामंती व्यवस्था का प्रचलन जो है रहा होगा, ऐसा इन उपाधियों से ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया जाता है। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि सामंती व्यवस्था कैसे सॉरी, क्योंकि शाहानुशाही जो शक शासकों के सामंत थे उनकी उपाधियां हुआ करती थी, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐसा क्यों कि शकों के सामंत, शकों के सामंतों की उपाधि क्या मिलती है? शाहानुशाही उपाधि मिलती है। इस आधार पे ऐसा कहा जाता है कि उपाधि शाहानुशाही का मिलना, ना, शाहानुशाही, है ना, शाहानुशाही होना। ठीक है, और शाहानुशाही ये उपाधि मिलती है, एक तो ये। दूसरी बात मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि कुछ प्रांत ऐसे थे जिसमें कई राज्य बने हुए थे, है ना। कुछ प्रांत, कई जो प्रांत थे वो राज्यों में विभक्त थे, है ना। कई प्रांत राज्यों में विभक्त थे। यह बात भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि कई प्रांत राज्यों में विभक्त थे। ठीक है, विभक्त थे। ठीक है, कई प्रांत जो थे वो राज्यों में विभक्त थे। जैसे हम यहाँ पे देखें तो मैं यहाँ पे 2-3 चीज लिखना चाहूंगा विद्यार्थियों। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ठीक एरो दे देता हूँ, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है। जैसे
एक तो हमारा हो जाएगा मथुरा, है ना, एक मथुरा बना हुआ था। मथुरा में जो सामंत थे वो थे खरपल्लान। क्या थे? खरपल्लान, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा खरपल्लान, ठीक है, खरपल्लान, ठीक है, मथुरा में खरपल्लान। ऐसे ही एक था बनारस, वाराणसी, है ना, वाराणसी में वनस्पर हुआ करते थे, है ना, वाराणसी, वाराणसी, यहाँ पे कौन होते थे? वनस्पर होते थे ये, है ना, वनस्पर, ठीक है, वनस्पर। और इसके अलावा एक आता है हमारे उत्तर पश्चिम का क्षेत्र ना, उत्तर पश्चिम क्षेत्र, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थे लल्ल। क्या थे? लल्ल थे, ठीक है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लल्ल थे। तो ये सारी बातें जो हमको दर्शाती हैं प्यारे साथियों, वो यह दर्शाती हैं कि यहाँ पर, और सॉरी, यहाँ पर जो है विकेंद्रीकरण की व्यवस्था रही थी, और यहाँ पे सामंत व्यवस्था भी रही थी कुषाणों के समय में, है ना। कुषाणों के समय में सामंत व्यवस्था आ गई थी एक तरीके से, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें, और आप इसको समझ रहे होंगे बढ़िया से, ठीक है। तो ये सारी बात हमारी यहाँ पे हो जाती है। इसके अलावा आगे की मैं बात करूँ, ये हम सिक्कों पे मिलते हैं सारी चीज़ें ना, ये सिक्कों पर उपाधियों की चर्चा मैंने यहाँ पर कर ली है। इसके अलावा सिक्कों के आगे पीछे और क्या क्या मिलता है? देखो, सिक्कों के अग्रभाग पे तो हमको मिलता है कि जो कुषाण शासक कनिष्क थे, कनिष्क यज्ञ वेदिका में आहुति देते हुए की प्रतिमा बनी हुई है, ठीक है, एक तो ये। और पृष्ठ भाग पे कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां मिलती हैं, जिसमें ईरान, यूनान, रोमन और कुछ भारतीय देवता भी हैं, ठीक है। तो वह बात भी मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। चलो, ये जो जगह है इसमें मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो सिक्कों के पृष्ठ भाग पर, सिक्कों पर अंकन, है ना, सिक्कों पर अंकन। और किस किस का मिलता है? देखो, इसको मैं दो भागों में बांट देता हूं। एक तो है अग्रभाग, है ना, अग्रभाग, और एक है पृष्ठभाग, ठीक है, अग्रभाग और पृष्ठभाग, ठीक है। अग्रभाग में तो थे हमारे आहुति, सीधी सी बात है, यज्ञ में दी जाती है, आहुति देते हुए कनिष्क, ठीक है, आहुति देते हुए कनिष्क, इसका अंकन है। पृष्ठ भाग में क्या है? देखिए, पृष्ठ भाग में हमको सॉरी, पृष्ठ भाग में रोमन, यूनान, सॉरी, यूनान, रोमन, यूनान, ईरान व भारतीय देवताओं का अंकन मिलता है, भारतीय देवताओं का अंकन मिलता है, ठीक है। जैसे शिव का अंकन मिलता है, शिव का अंकन, है ना। हाथ में क्या लिया है? हाथ में डमरू व त्रिशूल लिए, हाथ में डमरू व त्रिशूल लिए शिव का अंकन मिलता है, ठीक है। इसके अलावा कई अन्य जो यूनान के देवता हैं, ईरान के हैं, पारसिक देवता हैं, है ना, साओ, सॉरी, मियरो व माओ, मियरो व माओ, ये पारसी देवता है ना, इनको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मियरो व माओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ, मियरो व माओ, इनका अंकन मिलता है ना, मियरो व माओ का मिलता है। इसके अलावा नाना देवी का नाम मिलता है ना, नाना देवी का नाम मिलता है। इसके अलावा जो पारसियों में, सॉरी, यूनानियों में जो सूर्य और चंद्र माने जाते हैं, हेलियास व शालिनी को, उसका भी नाम मिलता है ना, हेलियास व शालिनी, ठीक है। तो वो मैं कहाँ पे लिखता हूँ?
पृष्ठ भाग की बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलियास, हेलियास और एक है हमारे सालिनी, हेलियास व सालिनी, ठीक है। तो ये है सूर्य और ये है चंद्र, ठीक है, सूर्य और चंद्र, ठीक है। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये भाग है, आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, ठीक है। और इसके साथ ही ये हमारा पोर्शन यहाँ पे सिक्के वाला पूरा होता है। इसके अलावा हमको वैसे बुद्ध के अंकन वाले सिक्के भी मिलते हैं, ठीक है, जिसमें महात्मा बुद्ध को पहली बार मानव रूप में और एक खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। पीछे को एक गोल चक्र भी दिखाया है जिसको आभा मंडल कहते हैं। और यूनानी भाषा में कुछ लेख भी लिखा हुआ है, जैसे साकू मानव बुद्ध अर्थात साक्य मुनि बुद्ध और बौद्धो, सॉरी, ठीक है, ऐसी बात भी हमको लिखी मिलती है। तो इसको आप उतारे प्यारे साथियों, मैं अगली स्लाइड पे ही लिखना चाहूंगा उसको, और फिर आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है। ये वैसे भी कनिष्क लगभग पूरा ही हो जाएगा, एक आधा बातें और हैं वो भी मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कनिष्क के बारे में, और फिर हम आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बहुत ज़्यादा है नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हाँ चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कनिष्क के सिक्के तो हम पढ़ ही रहे थे, कनिष्क के सिक्के पढ़ रहे थे हम, ना क्या पढ़ रहे थे हम, कनिष्क के सिक्के, ठीक है, कनिष्क के सिक्के हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हम देखेंगे कि बुद्ध के अंकन वाले सिक्के, ठीक है, बुद्ध के अंकन वाली मुद्राएं। हाँ, इसको तो मैं थोड़ा सा देख लेंगे बाद में, मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ बुद्ध के अंकन वाली मुद्राएं, ठीक है, बुद्ध के अंकन वाली मुद्राएं। तो इसमें प्यारे साथियों बुद्ध का अंकन पहली बार ही यहाँ पर हुआ था और ये सोने की मुद्राएं थी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि सोने की मुद्राओं पर पहली बार बुद्ध को मानवाकार खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया, खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया, ठीक है, दर्शाया गया, जिसमें प्रभा मंडल भी बनाया गया, इसमें प्रभा मंडल भी बनाया गया, जिसमें प्रभा मंडल भी बनाया गया, ठीक है, जिसमें प्रभा मंडल भी बनाया गया। यह बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, बड़ा ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, प्रभा मंडल भी बनाया गया था, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कुछ यूनानी भाषा में लेख भी लिखे गए हैं ना, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि इसमें कुछ यूनानी भाषा में, सॉरी, इसमें कुछ यूनानी भाषा में लेख भी मिलते हैं, है ना, लेख भी मिलते हैं। क्या लेख मिलते हैं, तो उसमें मैं बात करूं तो एक लेख तो मिलता है साकू मानव बुद्ध, है ना, जिसका अर्थ क्या लगाया जाता है, साक्य मुनि बुद्ध से लगाया जाता है ना, साक्य मुनि बुद्ध, है ना, इससे लगाया जाता है। और दूसरा जो मिलता है वो मिलता है बौद्धो, है ना, बौद्धो का मतलब महात्मा बुद्ध, है ना, क्या, महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध, इससे लगाया जाता है, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट और ये महत्वपूर्ण है। ये सिक्के हमारे यहाँ पे पूरे हुए। सिक्कों में सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल बनता है साथियों, वो यही बनता है कि सर्वाधिक जो सोने के सिक्के थे वो तो गुप्तों ने चलाए थे, मगर सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, तो वो कनिष्क ने चलाए थे। यह बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो वो चलाए थे हमारे कनिष्क ने चलाए थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कनिष्क के बारे में, कनिष्क की जो सांस्कृतिक उपलब्धियों में आपको पता ही है, चौथी बौद्ध संगीतिक आयोजन कनिष्क के समय हुआ था, वो बात आपको पता ही होगी। वो सब मैंने पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कनिष्क के कुछ दरबारी विद्वान हैं, उनका मैं यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, ये सिक्के वाली बात तो आपको यहाँ पर हो ही गई है और ये भी हो गई है। अब मैं एक फैक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, अलग कलर के पेन से मैं लिख देता हूँ। कनिष्क के दरबारी विद्वान, है ना, कनिष्क के दरबारी विद्वान। ठीक है, कनिष्क के दरबारी विद्वानों में देखो कौन कौन आएंगे, बड़े महत्वपूर्ण नाम हैं। जैसे आ जाएंगे, एक हमारे चरक आ जाएंगे, है ना, एक हमारे अश्वघोष आ जाएंगे। ठीक है, अश्वघोष और वसुमित्र। ठीक है, वसुमित्र, अश्वघोष और जो है सॉरी जो सॉरी जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा था हृदय शतक, मातृचेट का नाम आता है ना, मातृचेट है। नागार्जुन भी, नागार्जुन का नाम भी यहाँ पे लिया जाता है ना। वसुमित्र हो गया, सॉरी मातृचेट, है ना, मातृचेट हो गया, मातृचेट जिसने हृदय शतक लिखा था, हृदय शतक, हृदय शतक लिखा था ना, मातृचेट हो गया हृदय। और नागार्जुन हो गए, नागार्जुन हो गए, है ना। इसके अलावा एक संरक्ष हो गए, सॉरी संरक्ष, संरक्ष इनके प्रधान पुरोहित थे, प्रधान पुरोहित थे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 नाम हो गए, है ना, 6 नाम ये आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखने हैं कनिष्क के दरबारियों में। ठीक है, और एक यूनानी विद्वान का नाम और मिलता है, एलिसी लाओस, है ना, वो नाम भी आपको ध्यान में रखना है। क्या नाम था, मैं रेड कलर के पेन से लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, एलिसी, एलिसी लाओस। ये कौन थे, यूनानी विद्वान थे, है ना, यूनानी विद्वान थे, यह बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एलिसी लाओस एक यूनानी विद्वान थे। ठीक है, तो ये था प्यारे साथियों कनिष्क, हमारे कनिष्क के समय की पूरी बात हमने पढ़ ली है। कनिष्क हमारे यहाँ पर पूरे होते हैं। हाँ, एक बात और बता दूं, कनिष्क का जो अंतिम समय था वो बड़ा दुखपूर्ण हुआ और कनिष्क की एक किसी अज्ञात व्यक्ति ने जो है सैनिक शिविर में और इसकी हत्या कर दी गई थी, है ना। कनिष्क की क्या हुई थी, हत्या हुई थी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसको लिखना, अलग से नोट डाल के मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, कनिष्क की हत्या सैनिक शिविर में हुई। ठीक है, कनिष्क की हत्या सैनिक शिविर में हुई। ठीक है, तो यह सारी बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है प्यारे साथियों। और अब हम बात करेंगे अगली क्लास में, आप इसको बढ़िया तरीके से उतारें और इसको खूब पढ़ाई करें, इसको खूब रटें और पिछले साल के पेपरों को हल करें, फिर कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। आपका काम अच्छे तरीके से हो जाएगा, चाहे आप नेट की तैयारी कर रहे हो, प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, सेट की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी टीचर की तैयारी कर रहे हो, या इतिहास विषय की कोई भी परीक्षा दे रहे हो, यहाँ से बाहर सवाल नहीं जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।